Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners. Today we are going to talk about factors underlying abnormal behavior. Abnormality के बारे में हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं. पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो टिल दिस वीडियो. और आगे भी हम इन टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करते रहेंगे. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और ह्यूमन के जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसको हम स्टडी कर रहे हैं. दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर क्लास 12th. जो भी क्लास 12th के बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन उनके लिए रहेगा. इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू रिसीव कर सकते हैं. इसके अलावा वो सभी लोग जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इन जनरल भी जानना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो किस तरह से नॉर्मल होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो ज़रूर इन वीडियो की सीरीज़ को ज़रूर देखें. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. और उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पर आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं, जिनके थ्रू स्पेशली आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए जिसके थ्रू आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा. और हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स भी हैं जिसके लिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. और हम कौन कौन से टॉपिक आज लेने वाले हैं. सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको कौन कौन से वो पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या वो डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या क्या डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे. और उसमें से हम एक ही पैरामीटर को आज लेंगे जिसके दो पार्ट्स हमारे पास होंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स. तो कौन कौन से फैक्टर्स एबनॉर्मल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर की हम बात करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं. सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो कि एबनॉर्मेलिटी का एक नेक्स्ट लेवल होता है, एक स्टेप होता है. जब कोई भी पर्सन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के थ्रू जा रहा होता है या सफ़र कर रहा होता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. सबसे पहले आप टॉप पे बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस को देख रहे हैं. इसको ही आज के वीडियो में हम कवर करेंगे क्योंकि हम डिटेल में बात कर रहे हैं, डीप एक्सप्लेनेशन लेके चल रहे हैं जिससे आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. तो साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल का भी मैं इंट्रोडक्शन यहाँ ज़रूर दूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे आपको. फिलहाल बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के अंदर दो पॉइंट्स आप देख सकते हैं. एक है जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल और दूसरा है ब्रेन स्ट्रक्चर एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स. यही है हमारे जेनेटिक, ये जिसको हम हेरिडिटी भी बोलते हैं, जो जीन्स के थ्रू हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के जो हमें जीन्स में मिलते हैं. एक तो ये वाला स्ट्रक्चर हो जाता है और दूसरा होता है कि पर्सन के ब्रेन स्ट्रक्चर में या न्यूरोट्रांसमीटर्स में किसी तरह की प्रॉब्लम आने की वजह से भी पर्सन को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकता है. तो हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बर्थ लेते हैं, कुछ टाइम तक तो हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उनके अंदर किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है. वो कोई स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कोई भी प्रॉब्लम डिसऑर्डर हमें उनके अंदर देखने को मिलता है साइकोलॉजिकल लेवल पर. तो ये उनका जेनेटिक मेकअप हो सकता है, ये उनके ब्रेन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो सकती है. जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो उस ड्यूरेशन में कोई फॉल्ट आ सकता है, कोई फॉल्टी जीन जो है वो उसका रीज़न बन सकता है. तो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. कि अगर पर्सन के पेरेंट्स में किसी तरीके का प्रॉब्लम रही है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से वो गुजरे हैं. फॉर एग्जांपल सबसे आसान है डिप्रेशन. डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन टर्म जो आपने सुनी भी होगी. तो डिप्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. अगर पेरेंट्स डिप्रेशन से गुजरे हैं या मदर या फादर इंडिविजुअली भी डिप्रेशन से गुजरे हैं तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पर आ सकता है. और जो बच्चा है बर्थ लेने के बाद उसको वो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस की कैटेगरी में आएगा. आगे बढ़ते हैं. साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस क्या हो सकते हैं. ये पर्सन को अपने प्रेजेंट में रहते हुए मिलते हैं, ये उसको कभी भी पास ऑन नहीं होते. पर्सन की स्ट्रेस से डील ना कर पाने की कैपेबिलिटी, लगातार नेगेटिव थिंकिंग को रखना, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस कहलाते हैं. मतलब जितना कुछ भी लोग किसी की बातों से जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, चीज़ों को डील नहीं कर पाते, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं जब उनमें हमें वीकनेस देखने को मिलती है, स्ट्रेंथ नहीं होती, तब हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हैं. सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस वो सारे होते हैं जो हमें अपने एनवायरनमेंट के अंदर रिसीव होते हैं. देखिए 3 डिफरेंट फैक्टर्स हो गए. बायोलॉजिकल में जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो अगर हम किसी पर्सन के ब्रेन में कुछ इशू है, उसके जीन्स में कुछ फॉल्टी जीन्स का कुछ रिस्पॉन्स रहा है तो इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है. साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में उसका पार्शियल कंट्रोल है, कुछ हद तक तो वो उनको मैनेज कर सकता है. कुछ लोगों की विल पावर बहुत अच्छी होती है, वो बाउंस बैक करते हैं, जिसको हम रेजिलियंस भी बोलते हैं. उस सिचुएशन रेजिलियंस की स्टेज में क्या होता है, पर्सन स्ट्रेस के संग डील करते करते करते
डिसाइड करता है कि बहुत हो गया, अब मैं इस सिचुएशन से और ज़्यादा नहीं हार सकता, तो मैं इस सिचुएशन को हरा के मानूंगा, तो ये उसकी खुद की विल पावर होती है, उसका सेल्फ बहुत हाई होता है। तो पार्शली पर्सन के ऊपर जो होता है वो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस पे कंट्रोल हो सकता है, और कुछ हद तक क्या होता है नहीं भी होता है, क्योंकि सिचुएशन भी तो मैटर करती है, सब कुछ पर्सन नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इसमें भी अगेन पर्सन का पार्शियल इन्फ्लुएंस होता है, कि पर्सन का पार्शियल कंट्रोल कैसे होता है कि जो सोशल वर्ल्ड में लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे आपसे कहा जाए कि भाई बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो ये चीज़ आपको एक प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसको आप चाहकर रोक भी नहीं सकते, बस अपने एंड से कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जो हमारे आसपास नॉर्म्स बना दिए जाते हैं, या हम कुछ ऐसे स्टिग्मा के थ्रू जाते हैं, इसके अलावा किसी तरीके की अब्यूज़ को फेस करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बर्थ देती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हमने क्रिएट नहीं करा है, पर कुछ हद तक हमारा कंट्रोल है कि हम चाहें तो उनको उस तरह से ना लें। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, दुनिया में कुछ भी होता रहे, मुझे जो करना है मैं करूँगा, तो ये उस पर्सन के हाई सेल्फ को दिखाता है। तो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस और सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, क्योंकि जब कभी भी किसी पर्सन के ऊपर किसी भी तरीके का सोशल प्रेशर आएगा, तो वो साइकोलॉजिकली भी उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों चीज़ें तो ज़रूर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मगर जो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो किस तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बर्थ देते हैं, ये आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, मगर तीनों के इंट्रोडक्शन को हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर। तो बात करते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं जो किसी पर्सन के अंदर एबनॉर्मेलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक हार्मोनल इम्बैलेंसेस, फॉल्टी जीन्स, जैसे अभी हमने बात करी, और भी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो पर्सन की नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, स्टडीज़ हुई हैं, abnormal activity by various neurotransmitters may lead to abnormal behavior, and psychological disorders like schizophrenia may happen because of the high activity of dopamine, and depression may be due to the low activity of serotonin। ये क्या है यहाँ पे देखिए, जो डोपामाइन है और सेरोटोनिन है, ये दोनों एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है। पर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, आपने क्लास 11th में साइकोलॉजी में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे जो ब्रेन में डिफरेंट न्यूरॉन्स मूव करते हैं, तो जहाँ पर भी दो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं वहाँ पे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होते हैं। अब आप ऐसे समझिए, बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि जब कोई दो चीज़ें जहाँ पर जुड़ रही हैं और जिस चीज़ की हेल्प से वो जुड़ रही हैं, अगर उसमें ही प्रॉब्लम हो जाए तो दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन टूटेगा। उस कनेक्शन के टूटने की वजह से वो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाएगी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी। अगर चीज़ नॉर्मल नहीं होगी तो क्या होगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। और यही चीज़ हम पढ़ते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को हमारी बॉडी में डेवलप करते हैं, अगर उनमें ही प्रॉब्लम हो जाती है तो उनकी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है, तो वो हमारे बिहेवियर में भी उन चीज़ों को कम ज़्यादा कर देते हैं। जैसे किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा आना गलत नहीं है, बट गुस्सा आने के बाद के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स इसी तरीके से होते हैं जिन पर पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारी जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम रोक नहीं सकते। जैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है तो हम उसको कैसे रोक लेंगे, हम कहते हैं कि हमने रिलैक्स कर लिया तो हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, ये हमारा कंसेप्शन है। हमारी हार्ट बीट अगर उसके बाद भी नॉर्मल नहीं होगी तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के थ्रू भी नज़र आते हैं, और इसके अलावा अगर वो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की एबनॉर्मैलिटी को बर्थ दे देते हैं तो हमारे और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। हमारी फंक्शनिंग, हमारी बॉडी के फंक्शंस में वो एबनॉर्मैलिटी दिखने लगती है। जेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दीज हैपन बिकॉज ऑफ द हेरिडिटरी फैक्टर्स, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक मैपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या होती है कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जो चीज़ें हमें जीन्स में मिलती हैं, अगर पर्सन जैसे कि नॉर्मल प्रॉब्लम्स के बारे में भी आप जानते हैं, कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चे को भी होने के चांसेस रहते हैं। उसको बोला जाता है कि आपका ये फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली हिस्ट्री में मेजर की जाती है। तो जेनेटिक फैक्टर्स वही सारे फैक्टर्स होते हैं, ऐसी साइकोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज़ जो किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री रही है, देयर आर हाई चांसेस कि वो आगे जनरेशन में वो चीज़ें पास ऑन होती हैं जेनेटिक फैक्टर्स बन के। और ये किसी भी पर्सन को
ट्रिगर कर सकती हैं एट एनी टाइम इन लाइफ, किसी भी टाइम पर कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा बिल्कुल आएगा दुनिया में तो ही एग्रेशन के साथ आएगा या डिप्रेशन के साथ आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो पर्सन की पर्सनैलिटी में धीरे धीरे बिल्ड होती हैं और जेनेटिक फैक्टर्स अपना रोल एट टाइम्स प्ले करते हैं। पर यह भी देखा गया है कि नो सिंगल जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर बिहेवियर और अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऐसा नहीं होता है कि कोई सिंगल जीन होता है, कई बार कई सारे जीन्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर डिफरेंट प्रॉब्लम पर्सन के अंदर जनरेट कर देते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ उसको लेकर जाते हैं। तो दिस इज़ द रोल ऑफ द जेनेटिक फैक्टर्स एंड द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड all those activities which happen due to the abnormal reactions of the neurotransmitters। ये आज हमने पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे डिफरेंट साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी। डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं जो कि कनेक्टेड होंगे साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जो हमारे दो आज के बॉक्सेस थे उन पर बेस्ड जितने भी मॉडल्स हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल दोज हु आर इन नीड टू नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू वेरी सून, एंजॉय।